हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी मास्टर जी में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि है सामाजिक विज्ञान का लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ये हम पार्ट 1 कर रहे हैं। इसके टोटल हम 5 पार्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम 4 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एक पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहला है परिचय। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इसका परिचय। सबसे पहले कह रहे लोकतंत्र क्या है। आप सभी को पता है वह देश जहां जनता का शासन हो, यानी जनता द्वारा उनका प्रतिनिधि चुना जाए। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में जैसे है उसे लोकतंत्र, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से एक एक चीज़ों को हर एक चीज़ को व्यावहारिक अर्थ, मतलब इसके मतलब क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और इसकी बुराइयां क्या है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यानी किसी भी देश, कोई भी देश है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें है ना उसके न्यूनतम विशेषताएं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य के आगे बढ़कर लोकतंत्र को वृहत्तम परिभाषा पढ़ाएंगे। यानी लोकतंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी परिभाषा हो सकती है उस पर भी हम जाएंगे। लोकतांत्रिक दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। समकालीन दुनिया यानी कि आज की दुनिया जो है उसमें लोकतंत्र जो है वो सबसे लोकप्रिय, यानी सबसे मतलब सबको एक तरह से सबको पसंद आती है ये पद्धति। ऐसा क्यों है, कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। जैसे हमारा क्या कहते हैं, राजशाही हो गया, और ये जो हमारा तानाशाही ये हो गया। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्सों में चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे जो हिस्से हैं उसमें हम बाकी सभी चीज़ों पर, जैसे लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारा सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र क्या है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न, और हमारे परिचय में भी सबसे पहले यही पूछा गया था, लोकतंत्र है क्या। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। ये कह रहा है कि लोकतंत्र की कुछ सामान्य कोई भी शासन व्यवस्था है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, 2 दी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 दी गई हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है और गैर लोकतांत्रिक सरकार वो हो गई जहाँ पर एक जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जा रहा है। और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे हो गया हमारा राजशाही और तानाशाही। अब यहाँ पे परिभाषा की ज़रूरत क्यों, कि लोकतंत्र को एक परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। मैरी एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है अपनी क्लास की, उसकी आपत्ति, उसकी मतलब ये आपत्ति है कि उसको परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, उस पर हम गौर करते हैं। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके से उनको पसंद नहीं करती। लोकतंत्र को जो हम परिभाषित करते हैं वो इस तरीके को पसंद नहीं करती है, कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है।
अपनी उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंदो, ये उनके टीचर का नाम है, ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। उसने जो सवाल पूछे थे उनकी जो टीचर थी मैटिल्डा लिंदो, उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो कक्षा के अन्य छात्रों ने भी चर्चा में भाग लेना शुरू कर दिया। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बात चल रही है, जैसे हम क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा अगर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी बच्चे भी पूछना चाहेंगे कि उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी पूछेंगे। वैसे ही यहाँ पे वो इस बात पे चर्चा करने लगे और सभी ने इसमें भाग लेने लगे। अभी हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे मैरी है, जिसने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उसके बाद और भी बाकी बच्चे हैं जिन्होंने धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे। अब मैरी पूछती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। वो कह रहे मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता कि किसी राजनीतिक मतलब हमारी कोई राजनीतिक व्यवस्था है उसको परिभाषित करना, ये कुछ तरीका ठीक नहीं है। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा की, अब उसका मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम की ही हमें पहले करना चाहिए था। इस काम को ही हमें पहले करना चाहिए था। लोकतंत्र का मतलब जानने से पहले हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करना चाहिए था। और पहले अध्याय वाली पाठ अब क्या ऐसा ठीक होता है? वो कह रही है कि पहले हमें इसके बारे में चर्चा कर लेते तो हमें वो ज़्यादा आसानी से समझ आता। तो उस पर उनकी मैडम कहती है, तुम्हारी बातें में दम है, यानी तुम जो कह रहे हो उसमें सेंस है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कमल, बरसात या प्रेम जैसा शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचा क्या? वो कह रही हैं कि ज़रा सोचा, तुमने कभी सोचा ऐसा कि क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? सर्वमान्य यानी सभी के द्वारा जो मान्य हो, सर्वमान्य शब्दों का उपयोग करने की हम उनका अर्थ जानते हैं। शब्दों का उपयोग करके ही है ना हम उनका अर्थ जान पाते हैं। यानी कोई भी वर्ड है, जैसे इंग्लिश का ही कोई वर्ड हो गया, अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हो तो आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, और आप जो ईज़िली यूज़ करते हो जो वर्ड्स, वो आपको पता होगा। मैरी कहती है, फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? कि उस बात को परिभाषित करने की ज़रूरत ही क्या है? तो मैडम बोल रही हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। यानी हमें किसी वर्ड के को यूज़ करने में परेशानी होती है, तभी हमें उसकी परिभाषा की ज़रूरत होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना होता है। बूंदाबांदी बहुत कम बारिश हो रही है और बादल फटने जैसे स्थिति, उसको सामान्य बरसात में फ़र्क करना, तभी फ़र्क करना होता है, तभी हमें ज़रूरत पड़ती है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। लोकतंत्र जो है उस पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके आगे बढ़ते हैं लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह के सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। अब ये कह रही हैं हमें है ना इन सब चीज़ों को परिभाषित करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें उसको समझने के लिए इजी मेथड चाहिए होता है, तभी होता है। हमें है ना कई सरकारें होती हैं जो लोकतांत्रिक ना होते हुए भी खुद को लोकतांत्रिक कहती हैं। अब वो लोकतंत्र की परिभाषा उनके नज़रिए से अलग है। जैसा कि चाइना है,
वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ एक दल का शासन है। वो एक तरह से तानाशाह या फिर राजशाही हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के जो हमारे क्या कहते हैं, शी जिनपिंग, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं ये लोकतंत्रीय व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर जनता द्वारा चुना गया है। लेकिन वहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ उनकी जो जनता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो एक जो उनके पास ऑप्शन होगा उसी में से किसी को चुनेंगे मजबूरन। तो वो लोकतंत्रीय व्यवस्था कैसे हो गई? जबकि लोकतंत्रीय व्यवस्था में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होने चाहिए, है क्या? इसी बात पे रेबियांग एक बच्चा है, वो बोलता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। वो कह रहा है कि आपने हमें अब्राहम लिंकन पहले आदमी थे जिन्होंने ये परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा जो बनाई जाने वाली सरकार होती है, उसे हम लोकतंत्रीय व्यवस्था कहते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते हैं। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, यानी मेघालय जो हमारा राज्य है, वहाँ पर हम स्वयं पर राज करते हैं। इसे सभी लोग मानते हैं, मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? इस बात में बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? तो इसी बात पे उनकी मैडम बोलती हैं, मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। वो ये नहीं कह रही है कि बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। वो कह रही हैं कि ये जो परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सही लगती है। लेकिन जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, यानी खुद से उसके बारे में अगर हम बात ना करें, तब तक जब तक हम उस पर खुद विचार ना करें, यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है, यानी यही सबसे परफेक्ट परिभाषा, यानी उसका जो डिफाइन कर रहे हैं हम, वो सबसे परफेक्ट यही है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा था। जैसे यहाँ पे हमारे अब्राहम लिंकन जी हैं, इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा था। हम इसलिए ये तो नहीं कह सकते ना कि ये बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है या इसकी बहुत अच्छी परिभाषा है। हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए किसी नामी गिरामी आदमी ने कहा है। सही कहा ना? जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लिए कोई कार्य सही है, कोई नामी गिरामी आदमी कह रहा है कि हमारे लिए है ना, आगे जैसे हमने कॉलेज कंप्लीट कर लिया या स्कूल कंप्लीट कर लिया, उसके आगे पढ़ना सही है। और वही कोई मतलब नॉर्मल फैमिली से बच्चा है या कोई आदमी है, तो वो कहेगा मैं आगे जो पढ़ाई करूँगा उससे अच्छा मैं जॉब कर लूँगा, क्योंकि अगर उसकी फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं है तो वो तो यही कहेगा कि मेरे को आगे पढ़ने से बढ़िया मेरे को अभी जॉब करना सही होगा या अपना काम करना सही होगा, है कि नहीं? तो यहीं पर हमारी जो उनकी जो मैडम हैं, वो कहती हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है। ये जो हमारे पास सवाल है, इसके ऊपर विचार करने का यह भी बहुत सही तरीका है। पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हर कदम उपयोगी नहीं होता। वो कह रही हैं सॉरी, ये हमारा मिस्टेक हो गया, ये हमारा हमने गलत बोल दिया। यहाँ पे हमें पहले ये योलांदा पढ़ना है, इन्होंने जो कहा था वो पढ़ना है हमें। मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? वो कहती हैं, योलांदा जो है वो कहती हैं, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है,
मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी जो है वो एक यूनानी शब्द है, डेमोक्रेसिया, उससे बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। वो कहती है जो हमने अभी तक पढ़ा है, यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, वो यही बता रही है। हमारे पास जो डेमोक्रेसी शब्द है उसका जो अर्थ है यूनानी में वो है लोगों का शासन, यही सही शब्द है। फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? वो कहती है परिभाषा की क्या ज़रूरत है? फिर मैडम कहती हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है। उन्होंने कहा इस सवाल को विचार करने का बहुत तरीका है, बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति उनकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। यानी जो इन्होंने कहा उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसके ऊपर उसके आधार पर निकालना सही नहीं होगा। सिर्फ उसकी उत्पत्ति के ऊपर निकालने का सही तरीका होगा ही नहीं, क्योंकि अगर उसका तरीका मतलब उसका अर्थ जो है उत्पत्ति के आधार पर कुछ और है और उसके अंतर्गत हो कुछ और रहा है तो वो तो सही तरीका नहीं होगा। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय का और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता रहता है। अब कंप्यूटर शब्द ही को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। कंप्यूटिंग यानी गणना यानी गिनती करने से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरल करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। जो उस टाइम जो कैलकुलेटर वगैरह बने थे, जो आज हम कैलकुलेटर कह रहे हैं, उस टाइम उसे कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लेखन, पढ़ने, डिजिटल बनाने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने या फिल्म देखने के लिए होता है। शब्द वही पर अर्थ अलग। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो दी गई है। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक का तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब इसके बारे में आप खुद लिखिए और अपनी खुद की विचारों एक बार ध्यान से सोचिए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है और उसके बाद लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। रहते ही पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है, यानी समय के साथ साथ बीतने के साथ साथ शब्द का अर्थ बदल सकता है। जैसे कि कंप्यूटर का अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, कंप्यूटर का जो अर्थ है वो समय के साथ साथ बदल गया। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता, यानी उसका जो मूल अर्थ है उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड होना सही नहीं होता। अब मैरी कह रही है मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने को कोई शॉर्टकट नहीं है। इस विषय पर खुद सोचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा, इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। इस पर मैडम कह रही हैं एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। वो कह रही हैं अब ये काम कर ही डालते हैं। फिर अगर तुम इतना कह रहे हो तो ये काम कर ही डालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र की एक सरल सी, एक इजी सी परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। यानी कि हमें उस पर विचार करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जैसा हमने आपको चाइना का उदाहरण दिया था, आपको याद है? हमने अभी ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा।
आइए उस चर्चा पर गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करते हैं। करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए एक बहुत ही ईजी सा पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से की शुरुआत कर सकते हैं। एक बहुत ही ईजी सी परिभाषा के साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र जो है वो शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी जैसा हमारे देश में होता है, शासक जो हैं यानी हमारे जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री है राज्य के, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ये जो है बहुत ही ईजी सी एक परिभाषा है और ये एक बहुत ही उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा जो है वो स्पष्ट ढंग से, बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम पूरी तरह से उसको डिफाइन कर देता है कि लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन जो है वो उनकी व्यवस्थाओं में अंतर कर देता है। अंतर क्या है ये सब हमें पता चल जाता है। म्यांमार के सैनिक शासकों यानी जो वहाँ पे क्या कहते हैं सैनिक दल यानी सैनिक का शासन है, वहाँ पे जो मतलब सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने ही नहीं किया था। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। यानी म्यांमार में जो सैनिक शासक हैं यानी कि वहाँ पे जो मेन लीडर हैं वो सैनिक हैं और उनका चुनाव जो है लोगों ने नहीं किया था। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ये जो व्यवस्था यहाँ पे हमें म्यांमार में बताई जा रही है, इसे आर्मी जो होती है उसका शासन कहते हैं। यानी जो सेना का शासन कहते हैं इसे। और वहाँ पे जो मेन होते हैं ना, वहाँ पे जैसे हमारा आर्मी हो गया, आर्मी का जो हेड है वो बन जाएगा मेन बन जाएगा उस शासन व्यवस्था का मेन हेड, वो बन जाएगा। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। पोनोशे एक नाम है चिले, जैसे तानाशाह का चुनाव लोग नहीं करते। ये जो हमारे पास एक चिले नाम का एक तानाशाह दिया गया है, ये जो है इन तानाशाहों का चुनाव जो है लोग नहीं करते। ऐसा सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। और जो बाकी भी व्यवस्था होती है जैसे तानाशाही, राजशाही और सैनिक शासन जो होता है, इन सब में लोग जो होते हैं वो चुनाव नहीं करते। बल्कि यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। ये जो कह रहे हैं कि ये बात जो है ना, यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं। सऊदी अरब के जो है ना शाह लोग जो हैं उनके द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। यानी उन्हें ये बर्थ राइट है। यानी वो जो पैदा हुए और उनके पास ये राइट आ गया कि वो जो है वो आगे चल करके उस देश के राजा बनेंगे। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। ये जो परिभाषा हमने अभी दी है वो पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में नहीं आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं। उन सभी सरकारों को हमें लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा, जैसे चाइना। और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर हम सही नतीजे पे
नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान दिया कि जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन वो तो असल में लोकतांत्रिक है नहीं, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये हमारे पास ये कंप्लीट परिभाषा नहीं है, एक छोटी सी परिभाषा है जिसको हम नॉर्मली लोग समझते हैं कि यही है, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे, अध्याय 3 आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकारें, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, यानी वो खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बढ़िया सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो सबसे बढ़िया सरकार मानी जा रही है आज के टाइम में। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकार के बीच में सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा, जो हमारे पास परिभाषा है, के बारे में एक शब्द को सावधानी से समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार के विषयों को जानेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के काम क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, उसके सारे सभी चीज़ों को जब हम जानेंगे तभी हम उसको हम पूरी तरह से परिभाषित कर पाएंगे। रेबियान, अब हमारे पास ये बॉक्स है, कहाँ पहुँचे और क्या समझे। अब इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अब तक कहाँ पहुँच गए हैं और क्या समझे हैं अब तक। चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। रेबियांग स्कूल से घर गई। रेबियांग कोई एक लड़की है, वो स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन को जमा किया। इस प्रकार उसने उन उक्तियों को कहने या लिखने के वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती थी कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उन उक्तियों की ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। ये जो रेबियांग है, ये अभी हमने जो पीछे स्टोरी पढ़ी थी, एक मैरी और उनकी जो मैडम थी उनके बारे में, जो ये रेबियांग है ये भी उसी स्टोरी में थी। वो घर गई और उसने है ना लोकतंत्र के बारे में उसकी परिभाषा, उसके ऊपर जो उक्तियाँ यानी उसके ऊपर जो बातें कही गई थी उनके कहने वाले लोगों के बारे में पूरा उसने पढ़ा और उसने पूरा उनके बारे में पता किया। लिखने वाले जो भी थे, कहने या लिखने वाले जो भी थे, उनके बारे में उसने पढ़ा और पता किया कि क्या कैसे है। उसने यहाँ पे उपयोग नहीं किया है, उनके नाम जो है उसने यहाँ पे बताए नहीं हैं। वह चाहती है कि आप, जो हमारे पास यहाँ पे रेबियांग है, वो चाहती है कि आप ही इन्हें पढ़ें, आप भी इन्हें पढ़ें और अच्छी उक्तियाँ कितनी अच्छी, ये उक्तियाँ जो हैं वो कितनी अच्छी हैं और कितनी उपयोगी हैं ये जानें। और ये मैं भी चाहता हूँ कि आप ये पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनकी डेट्स वगैरह जो भी हैं, ये जो मेन लोग हैं इन्होंने बहुत, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको सही एकदम पूरा परफेक्टली आपको पता चल जाएगा। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। यानी लोकतंत्र, ये इसमें थोड़ी मेरे को मिस्टेक्स वगैरह लग रही हैं। ये असल में ये होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। रेबियांग स्कूल से घर गई। रेबियांग जो है, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले स्टोरी पढ़ी थी, वो उसमें एक कैरेक्टर है रेबियांग, वो घर गई। उसने है ना कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इसके बारे में उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले नाम का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि वो चाहती थी कि आप पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियाँ कितनी अच्छी या उपयोगी हैं। वो चाहती है कि आप भी पढ़ें। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है, यानी कि वो उसको खुद को अपना पालन पोषण वो
खुद का शोषक, यानी वो खुद के साथ जो करना चाहता है वो उसका अधिकार देता है, उसको स्वतंत्रता देता है एकदम। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों उनका चुनाव करना, पर उनके मुंह में अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। यानी ये कहना चाहती है कि अपने तानाशाहों उनका चुनाव करना, यानी अपने राजाओं का चुनाव करना जिसकी इच्छा जिसके मुंह से आप अपनी इच्छा सुनने के बाद, यानी आपकी जो मर्जी है वो काम वो करेगा, तभी आप उसका चुनाव करेंगे। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को ज़रूरी बनाता है। जो लोकतंत्र के प्रति उसकी जो क्या कहते हैं संभव बनाती है, उसकी न्यायप्रियता, और अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को ज़रूरी बनाता है। अब हमारे पास है लोकतांत्रिक शासन का ऐसा तरीका जो सुनिश्चित करता है कि जैसी सरकार के लायक है वैसी सरकार ही हम पर शासन करेगी। जैसी सरकार इस लायक है कि वो हमारे ऊपर शासन कर सकती है, वैसी ही सरकार शासन करेगी। किसी और प्रकार के की सरकार को हम शासन नहीं करने देंगे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों और अधिक लोकतांत्रिक से भी दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की जो भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयों को अधिक लोकतंत्र से भी दूर किया जाए, यानी अधिक ज़्यादा कानून वगैरह उन पर लागू वगैरह कर दिया जाए तो उसको बुराइयों को दूर किया जा सकता है। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 2 में करेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। जो लोकतंत्र की विशेषताएं हैं वो हम करेंगे। यहीं पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।